गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। खबर गुजरात के जामनगर से, जहां पर मॉस्को गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जामनगर हवाई अड्डे पर बम की तलाश में लगातार एनएसजी की टीम जुटी हुई है। बम निरोधक दस्ता गुजरात हवाई अड्डे पर मौजूद है। दरअसल पिछले 6 घंटे से लगातार एनएसजी का ऑपरेशन जारी है। मॉस्को से गोवा जा रही थी ये फ्लाइट। अंतर्राष्ट्रीय विमान को कल रात 10 बजे जामनगर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि उसे विमान में बम होने का संदेश मिला था। गोवा एटीसी को ईमेल से बम को लेकर ये जानकारी दी गई थी। फ्लाइट के सभी 236 यात्री, चालक दल के 8 सदस्य हालांकि सुरक्षित हैं। उन्हें सुरक्षित जामनगर हवाई अड्डे पर उतार लिया गया, जिसके बाद जामनगर में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इन यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। विमान को आइसोलेशन में ले जाया गया है। लगातार टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। जामनगर एयरपोर्ट पर एनएसजी की टीम विमान की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीती रात की ये घटना है। मॉस्को से गोवा जा रहा था ये विमान, और जब सूचना मिली कि विमान में बम है तो ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जामनगर में। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमें देंगी। नीता, कोई अपडेट मिला इस खबर में अब तक? जो गोवा पुलिस है इसके मुतालिक जो एक ईमेल आया है, क्योंकि ईमेल आया था गोवा पुलिस को, एटीसी को, कि इस विमान में बम है। इसके मुतालिक उन्होंने भी जांच अपनी शुरू कर दी है कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था ये ईमेल। इसके अलावा जो लास्ट लेग ऑफ ऑपरेशंस है, क्योंकि एक लेट डाउन प्रोसीजर होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और डीजीसीएस के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन सिक्योरिटी द्वारा, कि किस तरह से जब इस तरह के बॉम्ब कॉल्स आते हैं, चाहे वो होक्स हो, उनके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके तहत एनएसजी जो है वो लास्ट लेग ऑफ स्क्रीनिंग के है। जब वो स्क्रीन कर लेगी तभी इस विमान को हरी झंडी मिलेगी और वो आगे की यात्रा जो है अपनी शुरू कर पाएगा। यहाँ पे बताना जरूरी है कि 244 जो यात्री थे उन सभी के बैगेज जो है वो स्क्रीन किए जा रहे हैं, जिसमें समय लग रहा है। विमान की जो स्क्रीनिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है कि कहां से उसे डाइवर्ट किया गया। ये जो विमान है ये मॉस्को से गोवा जा रहा था, राजकोट तक ये पहुंच गया था, जब इसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जामनगर डाइवर्ट किया गया। जामनगर इसलिए डाइवर्ट किया गया क्योंकि वहां पर पैराफर्नेलिया है इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग को हैंडल करने के लिए। पूरा प्रशासन जो है उसे इमरजेंसी पर डाल दिया गया था, चाहे वो फायर सर्विसेज हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सीआईएसएफ हो। इसे आइसोलेटेड बे में विमान को ले जाया गया था, जहां पर उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। यात्रियों को 9:49 PM पे उतार लिया गया था, सुरक्षित सभी यात्रियों को, और उनकी जो चेकिंग है, उनके बैगेज की जो स्क्रीनिंग है वो भी फिलहाल की जा रही है। आरजू, नीता, ये तो रही एयरपोर्ट प्रशासन की बात, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उसने कुछ सूचना दी है कि किस तरह से यात्रियों को हर वो सुविधा दी जाएगी जो उन्हें चाहिए? जैसे अभी सुबह का वक्त है, रात से फ्लाइट यहाँ पर है, उनके नाश्ते की कोई व्यवस्था की गई है वहाँ? ये बहुत बेसिक बातें होती हैं जब भी इस तरह के इमरजेंसी लैंडिंग होती है, जब भी फ्लाइट्स डिले होती हैं, तो ये बेसिक सुविधाएं, क्योंकि जामनगर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर फ्लाइट्स जो हैं वो आती हैं, तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अमूमन एयरपोर्ट पे भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, क्योंकि वहां पर भी लोगों को केटर करने की सुविधाएं हैं। वॉशरूम्स हैं, लोगों को क्या कहते हैं, आराम करने के लिए जगहें हैं, बेज हैं। तो इस तरह के जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वहां पर हैं, जिसकी सुविधाएं इन सभी 200 से ज्यादा 244 यात्री थे इस पूरे फ्लाइट में, जिसमें 8 क्रू मेंबर्स थे। इन सभी यात्रियों को इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज तो दी जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी भी फ्रिस्किंग और चेकिंग का दौर चल रहा है, उनके लगेज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे देर रात को और उनकी फ्रिस्किंग की गई थी, तो ऑब्वियसली उन्हें एयरपोर्ट ठीक है नीता, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जामनगर के एसपी जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि यात्री और क्रू मेंबर्स अभी वो भी लोग परेशान होंगे। रशियंस हैं, गोवा के लिए जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन देखिए इस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम, रात को 9:50 के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग है वो यहाँ पर फ्लाइट की हुई थी, और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में
सभी यात्रियों को है वो नीचे उतार लिया गया था 11 बजे के आसपास। सभी की चेकिंग और फिस्किंग है वो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में एनएसजी की टीम दिल्ली से और अहमदाबाद से आई थी और लोकल पुलिस की जो बीडीडीएस टीम है सब मिलके और सभी के लगेज की वो अभी जांच है वो चल रही है जी। और एनएसजी की टीम से कब तक एनओसी मिलेगी सर, क्या लगता है कब तक फ्लाइट यहाँ से रवाना हो पाएगी? अभी मैम लगेज है वो लगभग चेक करने में 1 से 2 घंटे का टाइम और लगेगा और फ्लाइट है वो 10 बजे के बाद में ही पूरा क्लियरेंस मिलने के बाद ही उसके बारे में हम आपको बता पाए। जी, हम अभी अपने सहयोगी से बात कर रहे थे सर, तो उन्होंने बताया कि जो भी बेसिक जरूरतें हैं यात्रियों की वो पूरी की जा रही है, नाश्ता वगैरह और ये तमाम बंदोबस्त वहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, रात्रि को भोजन की व्यवस्था की गई सभी के लिए और अभी सबके लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था और सब की गई। और अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला सर, यानी कि 1-2 घंटे और ये जांच पड़ताल चलेगी और फिर ये फ्लाइट गोवा के लिए रवाना हो जाएगी? अभी पूरी जांच कंप्लीट होने के बाद, लगेज कंप्लीट होने के बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जामनगर में जो फ्लाइट रोकी गई, इमरजेंसी लैंडिंग जिसकी कराई गई, वो बस कुछ ही घंटों में एनओसी जब मिल जाएगी एनएसजी की तरफ से तो वो फ्लाइट रवाना हो जाएगी। हमारी सहयोगी नीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नीता, आपने सुना होगा अभी एसपी को भी, उन्होंने बताया कि बस कुछ ही घंटों की बात है और जैसे ही एनओसी मिल जाती है तो उसके बाद ये फ्लाइट रवाना हो जाएगी। खैर, नीता से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एसपी जामनगर ने ये जानकारी दी है कि बस कुछ ही घंटों में जांच पड़ताल जब पूरी हो जाएगी, एनओसी जब मिल जाएगी तो उसके बाद फ्लाइट को रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल यात्रियों के तमाम जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा। तो आपको बता दें कि रात को इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी यहां पर जामनगर में। ये फ्लाइट मॉस्को से गोवा के लिए जा रही थी। करीब 236 यात्री इस फ्लाइट में सवार हैं। आपको ये भी बता दें कुछ क्रू मेंबर्स भी हैं और लैंडिंग कराने के बाद इन यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, लेकिन लगातार विमान की जांच पड़ताल की जा रही है। बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद है जो जांच कर रहा है, एनएसजी की टीम यहां पर मौजूद है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। उधर रूसी एम्बेसी ने भी बयान जारी किया और बताया कि हमें भारत से खबर मिली है कि मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर मिली, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। और रूसी एयरलाइंस अजूर एयर ने बताया, ये बयान जारी किया कि फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है गुजरात के जामनगर में। अब जांच के बाद आगे क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें मेल के जरिए ये सूचना दी गई थी कि विमान में बम है, जिसके बाद यह तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो सामान की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। कई राउंड की जांच यहां पर हो चुकी है। यात्रियों के सामान की भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जामनगर के एसपी ने भी ये जानकारी दी है कि जैसे ही एनएसजी की टीम से एनओसी हमें मिलता है उसके बाद इस फ्लाइट को आगे रवाना कर दिया जाएगा गोवा के लिए। ये तमाम यात्री रशियंस बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 244 यात्री हैं ये, और एनएसजी की टीम देर रात जामनगर पहुंची, जिसके बाद लगातार घंटों तक फ्लाइट में चेकिंग की गई। हालांकि टीम को फ्लाइट में अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन मेल जरूर मिला था। मेल में ये बताया गया था कि विमान में बम हो सकता है। ऐसे में जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। अब सुबह ही तड़के दिल्ली से एनएसजी की एक और टीम जामनगर पहुंची हुई है। ये टीमें लगातार वहां पर कार्रवाई में जुटी हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी यात्री हैं उनके लगेज चेक किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें फ्लाइट दोपहर 12:30 बजे मॉस्को से गोवा के लिए उड़ी थी। रात को 9:30 बजे के आसपास जब फ्लाइट में बम मिलने की सूचना मिली तो इमरजेंसी लैंडिंग गुजरात के जामनगर में इस फ्लाइट की कराई गई, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। यात्रियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया। हालांकि अभी सभी यात्री जामनगर में ही हैं और बताया ये जा रहा है कि अभी तक कुछ संदिग्ध मिला नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो आपको सुनाते हैं, हमने जामनगर एसपी से जानकारी लेने के लिए उनसे बातचीत की है, सुनिए। और एनएसजी की टीम है वो अहमदाबाद और दिल्ली से हमारे पास पहुंच गई थी और लोकल पुलिस, बीडीडीएस टीम और जिला प्रशासन के द्वारा मिलके और जांच की जा रही है। और अभी वो जांच चल रही है फ्लाइट की और सभी लगेज की। अभी जांच चल रही है। अभी सभी के लगेज है, लगेज की एक्सरे मशीन से और डॉग स्पॉट से सभी लगेज की है वो जांच चल रही है।
और अभी जांच के अंदर लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम और लगेगा। जी, मैं पैसेंजर को रात ही 11 बजे के आसपास ही सभी पैसेंजर को उतार दिया गया था। सभी की चेकिंग कंप्लीट हो गई थी और उनके बाद में सभी जो पैसेंजर है उनको सिविल एयरपोर्ट का एरिया है उसके अंदर वो रखा गया था और उनके खाने की और सब व्यवस्था है वो। इसके बारे में हम आपको गंभीर मामला है तो पूरी जांच करके ही बता सकते हैं कि क्या हुआ था। हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें लैंडिंग की हमारे पास है वो सूचना आई थी, तो पूरा कहाँ से क्या कॉल हुआ, क्या चीज हुआ, वो सब जांच का विषय। आपको बता दें कि गोवा एटीसी को धमकी भरा ये मेल मिला था। अब जांच पूरी होने के बाद हालांकि एनएसजी की ही टीम बताएगी कि फ्लाइट उड़ान भरेगी या नहीं और कब तक फ्लाइट उड़ान भरेगी। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेल के जरिए विमान में बम होने की सूचना मिली थी। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि मेल किसने और क्यों किया था, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे पहले तो अभी विमान की जांच पड़ताल जारी है। कई घंटों से लगातार यहां पर छानबीन की जा रही है। एनएसजी की टीमें यहां पर मौजूद हैं, लगातार छानबीन कर रही हैं। यात्रियों के लगेज भी चेक किए जा रहे हैं। आपको बता दें ये सभी यात्री रूस के हैं जो गोवा के लिए निकले थे और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक एनओसी जारी की जाती है। कुछ संदिग्ध नहीं मिला है कब तक ये फ्लाइट अब आगे निकलेगी। उधर जोशीमठ में कई सारे मकानों, भवनों, मंदिरों में दरारें हैं और इनको देखते हुए अब क्षतिग्रस्त इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। यह ध्वस्तीकरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है ताकि कोई भी क्षतिग्रस्त मकान या इमारत आने वाले समय में किसी दूसरी इमारत या मकान पर ना गिरे, जान माल का नुकसान ना हो। जोशीमठ में घरों में खतरनाक दरारें आने के बाद सैकड़ों परिवारों को वहां से हटा दिया गया है। अब तक 600 परिवारों को उनके घरों से हटाया गया है। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मामले को लेकर चर्चा हुई। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित गांव का लगातार सर्वे कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में 20 से 30% जो हिस्सा है उसी में ये दरारें नजर आ रही हैं और इसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जोशीमठ के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि सुनवाई हो सकती है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश हमें देंगे। रवीश, आज से ही ये ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया अगर शुरू हो जाएगी, स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि अपने घरों को, अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने टूटता देखना बहुत मुश्किल बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि आरजू यहाँ पर 6, 7, 8 जो मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है और डेंजर जोन घोषित किया गया है। तो 678 मकान और 2 होटलों को अभी तक चिन्हित किया गया है और ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में इन मकानों को खाली करवाया जाएगा और अभी खाली करवाने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम सारे जो परिवार हैं वो खाली कर चुके हैं मकानों को और इसमें से 250 ऐसे मकान हैं जिसमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें हैं और इन मकानों को रहने लायक बिल्कुल ही नहीं समझा जा रहा है। तो इनसे तो तुरंत इन मकानों से परिवारों को खाली करवा लिया गया है। तो अभी टीम पहुंच गई है। साइंटिफिक तरीके से इन होटलों को गिराया जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल मुख्य सड़क के पास में होटल बने हुए हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि आज से शुरू होगा ध्वस्तीकरण या फिर कल से या फिर 2-3 दिनों के बाद से, लेकिन फिलहाल टीम पहुंची हुई है और सारे जो सर्वे हैं उसको किया जा चुका है। ये देखा जा रहा है कि ये दोनों चूंकि होटल है, काफी बड़े होटल हैं, दरारें आ गई हैं, एक होटल बिल्कुल झुक चुका है और सड़क के पास में पड़ता है। इसी की वजह से इसको चरणबद्ध तरीके से तोड़ने की भी योजना जो है वो प्रशासन की है। पीडब्ल्यूडी जो है उसके भी लोग पहुंच चुके हैं, मजदूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी टीम जो है उसकी और ज्यादा सर्वे कर रही कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जान माल का नुकसान हो जाए। तो इसी के वजह से बहुत एहतियात बरती जा रही है। तो पहले अगर गिराया जाएगा तो इन दोनों होटलों को गिराया जाएगा क्योंकि ये काफी बड़ी बिल्डिंग है। इनको पुष्कर सिंह धामी भी गए थे तो इन होटलों को उन्होंने देखा था। तो अभी फिलहाल जो परिवार है उनको हटाया जा चुका है, होटल का भी सर्वे हो चुका है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, आज शुरू होगी या फिर 2-3 दिन के बाद, ये कहना मुश्किल है। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है प्रशासनिक हलकों में, उनका ये कहना है कि एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि एकदम से इन होटलों को गिराया नहीं जा सकता है।
तो अभी 3-4 और जगह चिन्हित की गई हैं। पीपली कोट एक जगह है और 1-2 और जगह है जहां पर पुनर्वास करने की भी कोशिश इनकी की जाएगी कि जो सैकड़ों परिवार इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों से बाहर निकले हैं और सदियों से इन अपने घरों में रहते आए हैं, तो अब इनको यहाँ से निकाल कर और फिर जो है वो पुनर्वास कुछ जगहों को ट्रेस आउट किया गया है, वहां पर इनका पुनर्वास किया जाएगा। फिलहाल आज आपने बताया भी कि रक्षा मंत्री भी आज जा रहे हैं, जो अजय भट्ट हैं, जो और जो मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल रवीश, यानी कि यहाँ पर लगातार अब लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जोशीमठ के राहत कैंप में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएम और एसडीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। किस तरह से लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, देखिए। सबसे बुरी कंडीशन थी वो मनोहर बाग के आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही है। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम, हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। आप इस तरह की मॉस्को से गोवा आ रही एक फ्लाइट में बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गुजरात के जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मॉस्को गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद कल रात 9:50 पर ये लैंडिंग हुई है। इसके बाद यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। अब वहां एनएसजी की टीम मौजूद है, बम निरोधक दस्ता वहां पर है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल गोवा एटीसी के पास एक मेल आया था जिसमें ये बताया गया था कि विमान में बम है। इस सूचना के बाद तत्काल फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सभी 244 यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि अब सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जामनगर से गोवा के लिए रवाना हो जाएगा विमान। कुछ ही देर पहले हमारी जामनगर के एसपी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही एनओसी मिल जाएगी विमान को रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी संदिग्ध इस विमान में नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी नीता हमें देंगी। नीता, अब क्या अपडेट है, क्योंकि कुछ संदिग्ध नहीं मिल पाया है, कब तक फ्लाइट निकलेगी यहां से? जो अभी यात्री हैं वो अपना नाश्ता चाय पानी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है। जो मॉर्निंग आवर्स की जो नेसेसरी काम होते हैं वो उसमें अभी व्यस्त हैं। जहां तक बॉम्ब मिलने का सवाल है आरजू, एनएसजी ने भी उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और बोला है कि कोई विमान में कोई बॉम्ब नहीं मिला है। चेकिंग एंड फ्रिस्किंग ऑफ द लगेज, जितने भी पैसेंजर्स थे उन सबकी चेकिंग एंड फ्रिस्किंग भी हो चुकी है। बताया जा रहा है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये जो विमान है अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएगा। इस विमान को आज सुबह यानी 1:09 पे गोवा पहुंचना था। इसमें ये चार्टर्ड फ्लाइट है, टूरिस्ट जो हैं वो गोवा जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये एटीसी को कॉल आया था, गोवा एयरपोर्ट की एटीसी को ईमेल आया था कि इसमें एक बम है, तो इसे डाइवर्ट कर दिया गया था जामनगर इसलिए क्योंकि वहां पर पूरा इस तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए वहां पे पैराफर नहीं लिया है। जब पूरा एक हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था, जितनी भी एजेंसीज जो एसओपी लेड डाउन ड्रिल है उसके तहत उन्होंने पूरी रात कार्रवाई की। अब ये खबर आ रही है कि एनएसजी को कोई बॉम्ब जो है वो प्लेन में भी नहीं मिला है और जो चेकिंग और फ्रिस्किंग पैसेंजर्स और उनके लगेज की भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगले 2 घंटे में ये जो विमान है अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगा। क्योंकि प्लेन की लैंडिंग गोवा के डबोलिम एयरपोर्ट पर होनी थी, तो ऐसे में वहां पर भी अलर्ट घोषित किया गया होगा, वहां पे भी सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम होंगे, क्योंकि फ्लाइट जामनगर से निकलकर अब गोवा पहुंचेगी। एब्सोल्युटली कल रात को ही जो गोवा का एयरपोर्ट है वहां पर भी अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था। पूरी एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड्स को भी स्टैंड बाय पे रखा था, लेकिन क्योंकि अब ये विमान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है सभी एजेंसीज द्वारा, इंक्लूडिंग एनएसजी, जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इस तरह की इमरजेंसी को डील करने के लिए, उन्होंने भी उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और बोला है कि कोई विमान में कोई बॉम्ब नहीं था। पैसेंजर्स के लगेज और उनकी खुद की स्क्रीनिंग भी जो है वो कंप्लीट की जा चुकी है। तो माना जा रहा है कि आगे की यात्रा नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ रूटीन पे ये जो है वो कैरी आउट करेगा।
जी शुक्रिया आपका नेता इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो फ्लाइट मॉस्को से गोवा के लिए आ रही थी, जिसे जामनगर में लैंड कराया गया था, वो अब रवाना हो जाएगी कुछ ही घंटों में जामनगर से गोवा के लिए, क्योंकि कुछ भी संदिग्ध इस फ्लाइट में नहीं मिला है और ऐसे में अब कुछ ही देर में ये फ्लाइट रवाना होने वाली है। एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में दिल्ली पुलिस जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पुलिस की अब तैयारी ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग हासिल करने की है। एयर इंडिया मामले की पड़ताल में अब दिल्ली पुलिस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग का सहारा लेगी। कोशिश ये जानने की है कि एयर इंडिया से 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में पेशाब वाली जो घटना हुई, उसको लेकर कॉकपिट में क्या क्या बातचीत हुई। तो कभी भी आपको किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि पायलट की क्या कंडीशन थी, कॉकपिट में क्या सिचुएशन रही, उसके लास्ट मिनट पे क्या कम्युनिकेशन था, एटीसी से क्या बात हुई। और ये एक रोलिंग टेप होता है जो पिछले 75 घंटे की रीडिंग को लेता है। 70 साल की एक महिला पर शंकर मिश्रा के नाम के एक शख्स द्वारा पेशाब किए जाने की इस मामले में पुलिस ये भी देख रही है कि इसकी कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं। स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पायलट और क्रू को समन किया है। पीड़ित महिला के साथ बैठे कुछ यात्रियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कुछ यात्रियों को ईमेल भेजकर जानकारी चाहिए है। मैंने आपको बताया कि 75 घंटे की प्रीवियस फ्लाइंग है, उसका रिकॉर्डिंग जो है वो रहता है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट दैट इज द सिचुएशन। स्पेशल केस में अगर आपने उसको डाउनलोड करना है, फिर उसको आपको डंप करके सेव करना होता है उस रिकॉर्डिंग को। अगर आपको कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है या कोई कंप्लेंट है, तो आप उसको प्रोटेक्ट, उसके जो रिकॉर्ड को आप सेव करते हैं और उसमें फिर उस जो पुराना रीड आउट है उसको आप रिकॉर्ड करके फिर दैट इज स्क्रूटनाइज की क्या बात हुई। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जेल में है। 11 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी बेल पर सुनवाई है। सजा के लिए सबूत जरूरी है। पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ भी रही है और सबूत भी जुटा रही है। साथ ही इस मामले को लेकर गंभीर पुलिस इस बात को समझने की कोशिश भी कर रही है कि जब ये वाकया हुआ तब उस वक्त एयर इंडिया के कर्मचारी इस मामले को लेकर कितने गंभीर थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर में पुलिस ने आरोपी के कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चला दिया है। इसे जेडीए की तरफ से अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई बताया जा रहा है। जयपुर में बुलडोजर, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत को गिरा दिया गया। आरोप है कि कोचिंग संचालक भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका हाल ही में हुए सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के सरगना हैं। दोनों फरार है। पुलिस उन्हें तलाश रही है। बिल्डिंग अनिल अग्रवाल की है। आवासीय पे गंभीर प्रकृति की व्यावसायिक अवैध बिल्डिंग थी ये। इसके संदर्भ में तात्कालिक कारण तो पेपर लीक प्रकरण है और इसका मूल जो आधार है इसका ध्वस्तीकरण का, ये रोड सीमा पे और आवासीय भूखंडों के ऊपर गंभीर प्रकृति की व्यावसायिक बिल्डिंग वर्ग, न केवल सेटबैक्स को कवर किया इन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं कि कॉर्नर पे अवस्थित है, सामने की तरफ 20 फीट का सेटबैक इसमें छोड़ना था, इधर 15 फीट था, तीसरी तरफ 10 फीट था, इनको ही कवर नहीं किया। मुख्य सड़क की भूमि को भी अतिक्रमित करते हुए अवैध बिल्डिंग बनी थी। मामला 24 दिसंबर का है, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बस में 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। उनके पास परीक्षा के एक दिन पहले सीनियर टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर मिला। पेपर एक दिन पहले आउट हो चुका था। सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कुछ लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाकर उनको एग्ज़ाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प की दी जा रही है। तो इस सूचना को डेवलप किया गया और लगातार पीछा करके इन लोगों को बेगरे के पास पकड़ा गया है। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है अभी।
जोधपुर से एक आरोपी सुरेश विश्नोई को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले फरार हैं। ये दूसरी बार है जब राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और जाहिर है एग्जाम देने वाले नाराज हैं। मुझे 2 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की। मैं अब तो आस लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा। तो उसके बाद में ऐसी हालात देखने के बाद में लगता है कि गहलोत सरकार 4 साल का तो जश्न मना रही है, पर स्टूडेंट के साथ जश्न मनाने का इनका कोई रोल नहीं है। राजस्थान सरकार अपने आप में चिंतित है। जिस तरह से रीट का एग्जाम लीक हुआ था, अब सीनियर टीचर्स का जो पेपर है वो भी लीक हो गया है। 1 साल में चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, और जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, जो काफ़ी मशक्कत करके, काफ़ी मेहनत करके इन सब सरकारी भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, उनके सपनों पर एक तरह से पानी फिर जाता है। तो सही राजनीतिक मैसेज जाए, उसको लेकर राजस्थान सरकार की सख्त कार्रवाई। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद में देश के अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। पहले बैच में 40,000 अग्निवीर हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेशल कोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये सारी तैयारियां 8 महीने से कम वक्त में की गई हैं। पहले 10 हफ्ते इनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, बाद में एडवांस ट्रेनिंग दी जानी है। ये अग्निवीर भारतीय सेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे और इसमें से 25% जवानों को आगे के लिए नियुक्त कर लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% जवानों को दूसरी जगह बेहतर मौका दिया जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं झारखंड से हूँ। मेरे जिले का नाम पलामू है और मेरा घर जो है वो बिल्हारा गांव में पड़ता है। अभी मेरी उम्र लगभग 22 से प्लस हो चुकी है। मैंने कहीं काम नहीं किया। मेरा जो भी ज़मीन है वो घर पे ही करता हूँ और एक ही तो मेरा ड्रीम था कि मैं सर्वेंट बनूंगा, तो सिर्फ अपने देश का सर्वेंट बनूंगा और सिर्फ आर्मी में ही सर्व करूंगा, उसके वगैरह किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? कौन आपके आइडल थे? तो आइडियल तो बहुत थे। ये जो सबसे बड़े आइडियल मेरे हैं वो भगत सिंह साहब थे और उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के मतलब उनके जीवन शैली को अपनाते हुए हर एक अपना पहनावा या फिर कॉस्ट्यूम, उनकी तरह मूछें, सब चीज़ मैंने रखी थी और उनके जैसा ही मैं अपने देश के लिए भी करना चाहता हूँ। और जैसे उन्होंने देश के लिए अपना जान दिया, मैं भी अपने देश के लिए जान देना चाहता हूँ। मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरा घर पे हालत खराब है, तब मैं फ्रूट स्टॉल डाला है मेरी बुआ और मैं फ्रूट स्टॉल चलाते हैं और डाइट के लिए इतना पैसा भी है नहीं, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो आपके दोस्तों में भी क्या ये बात चलती थी कि आर्मी में ज्वाइन करेंगे, अच्छा एक करियर रहेगा? हाँ मैम, हमारे पास तो बहुत सारे बंदे गांव में 50 बंदे प्रैक्टिस करते थे, उसमें से हम 2 ही बंदे सिलेक्ट हो गए। हमारे गांव में 7 बंदों ने ग्राउंड निकाला, लेकिन बीच में जो प्रोसीजर रहती है उसमें बहुत सारे बंदे दिल टूट जाता है उनका कि सेलेक्ट नहीं हो पाए। हाँ, सिलेक्ट नहीं होते पाते तो दिल टूट जाता है। अभी 4 साल का बोला है, तो आपको उससे क्या एक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि फुल फ्लेज हम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? नहीं मैम, जो सरकार करती है, जो निर्णय लेती है वो सोच समझ कर लिया जाता है और जो हमें प्राउड है कि हमें 4 साल के लिए तो भी देश की सेवा करने का मौका मिला है। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, क्या एक्सपीरियंस अब तक रहा है? और बताया जा रहा है कि बहुत रिगरस है, बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग तो एक सिविल में होता है, वो तो सिविल जैसा है नहीं, वो एक फौज है। हमारी फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज है। इसका सबसे बड़ा कारण है हार्ड ट्रेनिंग और एक डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है और ट्रेनिंग देने के लिए हमारे उस्ताद जो हैं वो सबसे परफेक्ट चुन करके आते हैं और सारे परफेक्ट ही होते हैं। तो उनके साइड से तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। यदि कोई यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग नहीं कर पाता है या थोड़ा वीक है तो वो अपनी कमजोरियों के कारण है और तो नहीं कुछ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर से, जहां जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में दरार की खबर आ रही है। यहां के घरों में दरार की खबर है। कर्णप्रयाग के स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत की है। ये तस्वीरें आप कर्णप्रयाग की देख रहे हैं। दरअसल जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर है कर्णप्रयाग, जहां 50 घरों में दरार की ये खबर है। जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट से ये दरारें आई हैं और
ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट करीब 125 किलोमीटर का है। कर्णप्रयाग के लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घर जो है इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि कभी भी ऐसा लग रहा है ये ढह सकते हैं। जिस तरह की मोटी मोटी दरार घरों के भीतर देखने को मिल रही हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवीश, यहाँ कर्णप्रयाग की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। जोशीमठ से 80 किलोमीटर का ये इलाका है। घरों में दरारें दिख रही हैं। कितने घर हैं जो कि दिख रहा है इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि यहाँ भी लोगों के बारे में अब सोचा जाना जरूरी हो गया है? जी देखिए, जो कर्णप्रयाग है यहाँ पर 50 घरों में दरार आने की शिकायत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 50 घरों में दरार है और 2 दर्जन जो घर हैं उसमें ज्यादा लंबी दरार है, जिसके चलते जो है वो लोगों ने घर छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने अपना तंबू लगा के अपना दूसरी जगह पर रहने चले गए हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चले गए हैं। तो 2 दर्जन जो मकान है वो ज्यादा प्रभावित है। लोगों का कहना है कि 50 मकानों में जो है वो दरार पड़ी है। लोग इसके पीछे 3-4 कारण बता रहे हैं कि ये दरार इस तरीके से हो सकता है। दरअसल कर्णप्रयाग में ऊपर जो है वो एक पार्किंग के लिए जगह की खुदाई हो रही थी, तो लोगों का कहना है कि उसके वजह से भी ये दरार हो सकती है। दूसरा, आपको पता है कि 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, तो उस विकास के चलते भी, उस डेवलपमेंट के चलते भी हो सकता है कि दरार हो, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है क्योंकि भूमिगत सुरंगें बनाई जा रही हैं, रेलवे की सुरंग बन रही है, एनटीपीसी की सुरंग बन रही है, तो अंधाधुंध जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसके चलते भी जो है वो जब विस्फोट होता है या बड़े बड़े पहाड़ जब तोड़े जाते हैं तो उसके चलते भी जो है वो मकानों में दरार पड़ती है। तो अभी ये बहुत ही एक और ऐसी खबर आई है कि इस तरीके से कर्णप्रयाग, जो कि ये पूरा एक छोटा सा कस्बा है और तकरीबन 8000 के आसपास की आबादी यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर इस तरीके से 50 मकानों में दरार आना एक बहुत ही गंभीर मामला है और प्रशासन के संज्ञान में है। आज हो सकता है कि प्रशासन की एक टीम यहाँ पर दौरा करने भी जाए। आप कह रहे हैं प्रशासन के संज्ञान में है। क्या स्थानीय लोगों ने, जैसे हमने जोशीमठ में देखा, कई बार वहां सर्वेक्षण हुआ और कई तरीके की शिकायतें कई सालों से चल रही थी, स्थानीय लोग इस मुद्दे को पहले भी कई दफा उठा चुके हैं, उसका बैकग्राउंड बताएं, थोड़ा पृष्ठभूमि बताएं रवीश। जी देखिए जया, ये तकरीबन 15 दिन पहले लोगों ने शिकायत की थी कि इस तरीके से दरार आ रही है और जब ये बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो पानी का रिसाव होता है उसके चलते जो है वो घरों में ज्यादा ये जो दरार है वो चौड़ी हो जाती है। तो इस तरीके की कई बार शिकायत प्रशासन ने की है, लेकिन अब चूंकि मीडिया का भी ध्यान गया है और इस तरीके से जोशीमठ में ये पूरा हुआ है, तो इसके चलते अब ये जो कर्णप्रयाग है यहाँ का भी मुद्दा उठा है और लोगों ने ये कहा है कि तकरीबन 50 ऐसे घर हैं जिसमें दरार पड़ी है। कई लोग पलायन भी कर चुके हैं जिनके घर ज्यादा जर्जर थे, क्योंकि आपको पता है पहाड़ के जो घर होते हैं उसमें जो बुनियाद होती है वो बहुत अच्छी और मजबूत नहीं होती है, क्योंकि उनको पहाड़ों पर मकान बनाने रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी, और तीसरी बात यह है कि सेस्मिक 5 जोन में है, मतलब भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में ये पड़ता है। लगातार जो है जमीन के अंदर जो है वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती रहती हैं। कई बार यहाँ पर भूकंप के भी झटके आए हैं, तो इसके चलते लोगों में अब ज्यादा डर महसूस हो रहा है और लोगों का कहना है कि जो इस तरीके से अंधाधुंध जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके वजह से भी कहीं न कहीं छोटे छोटे जो कस्बे हैं, जो पहाड़ों पर मकान बने हैं, उनको एक तरीके से खतरा हो गया। तो ये 50 घरों में फिलहाल दरार आई है। 2 दर्जन जो परिवार है वो घर छोड़कर भी चले गए हैं अपने रिश्तेदारों के घर में। कुछ लोग अपना तंबू लगा के अलग रहने लगे हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं मकान न गिर जाए। कुल मिला के देखना होगा कि इस मामले में अब राज्य सरकार क्या जो है बिल्कुल कदम उठाती है। इस मामले में भी राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और यहाँ के लोग अपने घरों की तस्वीरें भी जिस तरीके से वहां से आ रही हैं, घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। रवीश, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि जोशीमठ की खबर भी अपने दर्शकों को हम बता दें। जोशीमठ में कई सारे मकानों, भवनों और मंदिरों में दरारों को देखते हुए आज क्षतिग्रस्त इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उन्हें सेफली, सुरक्षित तरीके से ढहाने की यहाँ पर अब कोशिश होगी।
तमाम इंतजाम बताया जा रहा है यहाँ किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि कोई भी क्षतिग्रस्त मकान या फिर इमारत आने वाले समय में किसी दूसरी इमारत या मकान पर जाकर ना गिरे। वहीं जोशीमठ में घरों में खतरनाक दरार आने के बाद सैकड़ों परिवारों को वहां से हटा दिया गया है। अब तक 600 परिवारों को उनके घरों से यहां से हटाया गया है। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। वहीं स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित गांवों का सर्वे भी कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के 20 से 30% हिस्सों में दरारें दिखी। वहीं आज जोशीमठ का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी, उसमें भी सुनवाई हो सकती है। इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और प्रभावितों को पुनर्वास का उनका प्रॉपर एक अच्छा सा इंतजाम होना चाहिए, आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। इस याचिका में सब कुछ कहा गया है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, यहाँ पर आज जोशीमठ में ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा। किस तरह के सुरक्षा इंतजामों, पूरी टीम्स यहाँ पे तैयार हैं, मुस्तैद हैं, किस तरह से काम और कब शुरू होने जा रहा है? जी देखिए जया, जोशीमठ के 6, 7, 8 यानी 678 मकानों को जो है वो चिन्हित किया गया है और 2 इसमें बड़े होटल हैं। तो इसको चिन्हित करके डेंजर जोन में ये सारे मकान पड़ते हैं, तो इसको बाकायदा चिन्हित कर लिया गया है। इन मकानों के आगे निशान करवा दिए गए हैं और 600 से जो ज्यादा परिवार हैं उनको यहाँ से अलग जो है वो कोट पीपली और दूसरी जगहों पर लेकर जाया गया है। तो प्रशासन का ये कहना है कि पूरी टीम तैयार है, एनडीआरएफ की भी टीम पहुंची है, तकरीबन सैकड़ों मजदूर हैं पीडब्ल्यूडी के उत्तराखंड के। तो लेकिन ये होटल बड़े होटल हैं, इनको इस तरीके से गिराया नहीं जा सकता है, तो उनका ये कहना है। और ये चूंकि मुख्य सड़क के पास में पड़ते हैं तो ऐसा ना हो इनको गिराने के दौरान कहीं दूसरे हिस्से में जो है वो खतरा हो जाए। तो एहतियातिक तौर पर साइंटिफिक तरीके से इन दोनों होटलों को पहले गिराया जाएगा। उसके बाद में जिन घरों में ज्यादा बड़ी दरारें हैं उनको फिर गिराया जाएगा, ताकि ऐसा न हो कि एक के बाद एक मकान गिरने लगे। तो बहुत ही एहतियात बरती जा रही है, एक पूरी टीम मौजूद है और हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से इन होटलों को गिराया जाए, यानी एक हिस्सा पहले गिरा दिया जाए, फिर उसका मलबा हटा के फिर दूसरा हिस्सा गिराया जाए। तो इस तरीके से इनको गिराने की प्रक्रिया होगी। प्रशासन का कहना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आज से ही गिराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन वो देख रहे हैं जैसा भी एक चूंकि हाई लेवल की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के जैसे दिशा निर्देश होंगे उसके बाद में इन होटलों को पहले गिराया जाएगा। लेकिन ये तय है कि पहले चरण में इन दोनों बड़े होटलों को गिराया जाएगा, क्योंकि ये होटल जो है वो काफी झुके हुए हैं। अभी पिछले दिनों पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी इन होटलों का उन्होंने भी दौरा किया था और उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए थे कि इन होटलों को गिराया जाए, क्योंकि ये अगर गिर गए तो काफी एक बड़ा भाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो हो सकता है कि अभी जो है वो हिस्सों में कुछ हिस्सा गिराया जाए, फिर दूसरे चरणों में गिराया जाए और सुरक्षित तरीके से ये सारी कार्रवाई करने की कोशिश है। रवीश, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, जो परिवार हैं, जो लोग हैं यहाँ, उनको अलग सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है ध्वस्तीकरण का काम करने से पहले। आपसे समझना चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों की पूरी जीवन की जमा पूंजी इन घरों में, या जिनका रोजगार था, जिन होटल्स की आप बात कर रहे हैं, जिनको भी गिराया जाना है, उनको गिरा दिया जाएगा। आपसे समझना मैं चाह रही हूं कि क्या आने वाले वक्त में सरकार किसी तरह का कोई मुआवजा भी इन लोगों को देगी? क्योंकि यहाँ 4000 रुपए प्रति परिवार मदद देने की बात हुई थी, लेकिन जो राशि है, कई लोगों का घर 7 करोड़ उन्होंने पूरी जमा पूंजी लगा दी है, पूरा ध्वस्तीकरण में वो सब कुछ चला जाएगा। सरकार उस बारे में भी कुछ सोच रही है, मानवीय पहलू पर भी? जी देखिए, सरकार ने 3 जगहों को ट्रेस आउट किया है जहां पर सरकार की योजना है कि इनको पुनर्वास वहां पर करवाया जाएगा, यानी इनको जमीन दी जाएगी, इनको पैसे भी दिए जाएंगे। सरकार की ये कोशिश है। तो अभी उन जमीनों का भी जो है वो जियो लोकेशन और उस तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से ट्रेस आउट किया जा रहा है कि कहीं यहाँ भी तो नहीं कल को वहां पर बसा दिया जाए, फिर कुछ दिन के बाद में उसी तरीके की दिक्कत शुरू हो जाए। तो ये जो 3 जगह हैं, कोट पिपली एक कोट जगह है, तो ये 3 जगहों पर जो है वो साइंटिफिक तरीके से अभी इनके जमीन की इसमें जो मिट्टी है उसका जो है वो जांच की जा रही है और इसके बाद में इनको वहां पर पुनर्वास किया जाएगा। फिलहाल एक और खबर अभी उत्तराखंड से आ रही है कि जो आप
जैसा हम लोग पहले बता चुके हैं कि 4,000 रुपए प्रति महीने जो है वो देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। यानी उसको बढ़ाने का जो एक रिव्यू है उसको अभी जो है वो राज्य सरकार को भेजा गया है। तो हो सकता है कि इनका मुआवजे की रकम जो है जो हर महीने दी जाती है वो बढ़ाई भी जाए। जी रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही वहां अगर कोई गतिविधि होती है, जोशीमठ में कार्रवाई शुरू होती है ध्वस्तीकरण की, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से ये काम किया जाना और सुरक्षित तरीके से किया जाना भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और जोशीमठ के राहत कैंप में हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसडीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। किस तरह से लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की वो भी देखिए। सबसे बुरी कंडीशन थी मनोहर बाग की। आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, गलत बात। आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम, गलत बात। हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। आप इस तरह की आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई आप तो। अच्छा, अब ये समझ लीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे हम आपको कल करा देते हैं, कल शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी लेके जाइए आप। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात के जामनगर में मॉस्को गोवा फ्लाइट में जो बम की खबर मिली थी उसके बाद कल इसकी इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर कराई गई थी, जिसके बाद जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की तलाश एनएसजी की टीम ने कर ली है। विमान में एनएसजी को कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, जो सरकारी सूत्र हैं उसके हवाले से एक खबर आ रही है, यानी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और सरकारी सूत्रों के मुताबिक जामनगर से गोवा रवाना होगा ये विमान, 10:30 से 11 बजे के बीच ये रवाना हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ जामनगर के जो एसपी हैं प्रेम सुख डेलू वो हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल क्या स्थिति है, कब तक ये रवाना होगा, और ये मान लिया जाए पूरी तरीके से निश्चिंत हो लिया गया है कि बम जैसा कुछ नहीं दिखा है, आपके पास क्या जानकारी? जी मैम, थैंक यू मैम। मैम जो है पूरे विमान की जांच हो गई है और लोकल पुलिस के द्वारा, जो बीडीडीएस टीम है उनके द्वारा, और एक एनएसजी की टीम दिल्ली से आई थी और एक एनएसजी की टीम अहमदाबाद से आई थी। सभी लगेज का, सभी यात्रियों का पूरी चेकिंग और फ्रिस्किंग कंप्लीट हो गई है और लगेज को वापस विमान में है वो चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी सभी यात्रियों को जिला प्रशासन की तरफ से है वो ब्रेकफास्ट दिया गया है और लगभग 11:30 बजे के आसपास है वो विमान की टेंटेटिव टाइम है वापस। आप कह रहे हैं 11:30 बजे के आसपास, तो वापस से विमान जो है रवाना हो जाएगा अपने गंतव्य के लिए, जो कि गोवा पहुंचना था। सर ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो ईमेल के जरिए ये जो थ्रेट दिया गया था उसके बारे में कोई जानकारी मिली है अभी तक? जी मैम, हमारे पास जो जामनगर का जो एयरपोर्ट है वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर है वो सूचना मिली थी। और जहां तक ईमेल की बात है वो जो गोवा पुलिस है वो उसकी जांच कर रही है और हम है वो अभी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारना और उनकी जांच करना, और अब हम इस क्षेत्र में है वो आगे बढ़ेंगे। जी, और आपसे समझना चाह रहे हैं इसमें जो यात्री थे 236 यात्री बताए जा रहे हैं, साथ ही 8 क्रू मेंबर्स थे। ये यात्री ज्यादातर कहाँ के थे, क्योंकि ये मॉस्को से आ रही थी ये? जी मैम, ये है वो रसिया के सभी यात्री है, वो रशियन यात्री है और ये एक एजोर एयर की जो फ्लाइट थी उसके अंदर सभी है वो गोवा जा रहे थे, तो विदेशी यात्री है, रसिया के यात्री। जी प्रेम सुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जामनगर के एसपी बता रहे थे हमको यहाँ पे कि पूरी तरह से निश्चिंत हो लिया गया है कि इसमें कोई भी बम जैसी जो आशंका जताई जा रही थी ऐसा कुछ नहीं है और 11:30 बजे के आसपास विमान वापस से रवाना हो जाएगा। दरअसल मॉस्को से गोवा जा रहा था, जब रात में गोवा एटीएस के पास एक मेल के जरिए बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग गुजरात के जामनगर में कराई गई थी। कल रात 1 बजे गोवा पहुंचना था इस विमान को, लेकिन इमरजेंसी रात में ही 10:49 पर इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में कराई गई और अब पूरी तरीके से तमाम टीमें निश्चिंत हो गई हैं। 236 यात्री इसमें सवार थे, 8 क्रू मेंबर्स, सभी को सुरक्षित पहले ही उतार लिया गया था अब, और
विमान को आइसोलेशन बे में रखा गया था। ये तमाम जानकारियां मिली थी और सरकारी सूत्र अब बता रहे हैं कि जामनगर से गोवा रवाना होगा ये विमान। जो अभी यात्री हैं वो अपना नाश्ता चाय पानी कर रहे हैं क्योंकि सुबह का समय है। जो मॉर्निंग आवर्स की जो नेसेसरी काम होते हैं वो उसमें अभी व्यस्त हैं। जहां तक बॉम्ब मिलने का सवाल है तो एनएसजी ने भी उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और बोला है कि कोई विमान में कोई बॉम्ब नहीं मिला है। चेकिंग एंड फ्रिस्किंग ऑफ द लगेज, जितने भी पैसेंजर्स थे उन सबकी चेकिंग एंड फ्रिस्किंग भी हो चुकी है। बताया जा रहा है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये जो विमान है अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएगा। इस विमान को आज सुबह यानी 1:09 पे गोवा पहुंचना था। इसमें ये चार्टर्ड फ्लाइट है। टूरिस्ट जो हैं वो गोवा जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये एटीसी को कॉल आया था, गोवा एयरपोर्ट की एटीसी को ईमेल आया था कि इसमें एक बम है, तो इसे डाइवर्ट कर दिया गया था जामनगर इसलिए क्योंकि वहां पर पूरा इस तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए वहां पे पैराफर नहीं लिया है। जब पूरा एक हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था, जितनी भी एजेंसीज जो एसओपी लेट डाउन ड्रिल है उसके तहत उन्होंने पूरी रात कार्रवाई की। अब ये खबर आ रही है कि एनएसजी को कोई बॉम्ब जो है वो प्लेन में भी नहीं मिला है और जो चेकिंग और फ्रिस्किंग पैसेंजर्स और उनके लगेज की भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगले 2 घंटे में ये जो विमान है अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगा। कल रात को ही जो गोवा का एयरपोर्ट है वहां पर भी अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था। पूरी एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स को भी स्टैंड बाय पे रखा था, लेकिन क्योंकि अब ये विमान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है सभी एजेंसीज द्वारा इंक्लूडिंग एनएसजी, जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इस तरह की इमरजेंसी को डील करने के लिए, उन्होंने भी उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और बोला है कि कोई विमान में कोई बॉम्ब नहीं था। पैसेंजर्स के लगेज और उनकी खुद की स्क्रीनिंग भी जो है वो कंप्लीट की जा चुकी है। तो माना जा रहा है कि आगे की यात्रा नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ रूटीन पे ये जो है वो कैरी आउट करेगा। और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। देश और दुनिया की जो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई उसमें से चुनिंदा 5 खबरों को हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए, बताइए किन खबरों को चैनल पर आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर उत्तराखंड से, जहां जोशीमठ में खतरनाक घर और होटल गिराने की तैयारी यहां चल रही है। दूसरी खबर जामनगर से, जहां मॉस्को और गोवा फ्लाइट में नहीं मिला बम, अब उसको रवानगी उसकी कुछ ही देर में हो जाएगी। तीसरी खबर तमिलनाडु से, जहां अभिभाषण पर राज्यपाल और स्टालिन सरकार में तकरार देखने को मिली। चौथी खबर 40,000 अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू। पांचवी और आखिरी खबर क्रिकेट जगत से, क्या T20 से रोहित कोहली की होगी छुट्टी।